हेलो, माय नेम इज़ शिवम सिंह और हम लोग काम कर रहे हैं एट प्रैक्टिस सेशन, जिसमें कि अभी तक 10 वीडियो हो चुके हैं और ये 11वां वीडियो बन रहा है। और 10 वीडियोज़ में हमने टर्बो मशीनरी, मशीन डिज़ाइन, जिसमें टर्बो मशीनरी के 2 वीडियो थे, टर्बो मशीन डिज़ाइन के 3, तो थ्योरी ऑफ मशीन के 5। ठीक है, तो 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे इन दिस सेशन। और हम आज से स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल। और इंडस्ट्रियल में करीब 3 या 4 वीडियो हैं और इंडस्ट्रियल आपकी ख़त्म हो जाएगी और इसी वीक इंडस्ट्रियल मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, पूरा कवर अप कर लेंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम भी आने वाला है, दैट इज़ ऑन 1 नवंबर, यूपीपीएससी एई फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यार, और एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में। आप देख ही रहे हो कि नौकरियों का क्या हाल है। आप कहीं वेटिंग में है तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं क्लियर होने के इस सिचुएशन में। बेसिकली तो पैंडेमिक, और सेकंड इज़ द, क्या ही बोला जाए। ठीक है, पढ़ते हैं, पढ़ ही सकते हैं हम लोग और थोड़ा बहुत कर सकते हैं अपने लिए कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज। देखो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड बोला गया है फॉर द न्यू प्रोडक्ट। तो पहले का कोई कंपनी लॉन्च करती है कोई प्रोडक्ट ना, तो उसका डायरेक्ट सर्वे कराती है मार्केट में। रिटेलर से पूछती है, कंज्यूमर से पूछती है, जो होस्ट होते हैं उनसे पूछती है कि जो हमारी कस्टमर है उसकी डिमांड क्या है, उस हिसाब से कंपनी प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड है डायरेक्ट सर्वे मेथड। ओके, सेकेंड वन ट्राई कीजिए। देखो वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें पूछा गया है कि जो टाइम सीरीज एनालिसिस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग है वो किस पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात मैंने बता दिया आपको कि अगर ठंडी गर्मी का है तो सीजन डिपेंड कर जाएगा। मान लो कोई ट्रेंड चल गया कि ऐसी जीन्स पहननी है वैसा, तो उसका डिमांड पे इफेक्ट आएगा। सेकंड, अंडरलाइन ट्रेंड हो गया, साइक्लिक वेरिएशन विद इन द ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, रेजिडुअल मीनिंग, और रैंडम रैंडम वेरिएशन। मतलब कि यार मान लो जैसे लॉकडाउन लग गया था अभी, लॉकडाउन, तो कुछ चीज़ों की डिमांड काफ़ी हाईली तरीके से इंक्रीज़ हो गई होंगी। जैसे आप लोग सोयाबीन ले लो, तो सोयाबीन आपने सब के घर खरीदा गया होगा सोयाबीन, क्योंकि वो ऐसी सब्जी है कि आप उसे काफ़ी दिन तक रख सकते हो। ठीक है, तो वही है कि इस चारों चीज़ें वेरी करेगा, 1 2 3 4, मतलब आंसर शुड बी बी। अब ये ट्राई करो थर्ड नंबर, ट्राई थर्ड नंबर। तो यार इसमें क्वेश्चन जो है ना वो सिंपल रहेंगे। सिंपल क्या, या थ्योरेटिकल रहेंगे या तो फिर बहुत, अगर न्यूमेरिकल आता है बहुत सिंपल रहेगा, बहुत कठिन नहीं आएगा उसमें। तो आपको बस हल्का सा फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व कर देना उसे, और बहुत टाइम नहीं उसके लिए रहेगा। देख लो इसमें फॉर्मूला क्या होता है आपका फोरकास्टिंग का, FT-1 प्लस अल्फ़ा इंटू एरर। तो एरर जो इसमें है -5 है, क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो कम है कंपेयर टू फोरकास्टिंग। तो इस फॉर्मूला लगा दोगे और 77 आंसर आ जाएगा। थर्ड का C एंड सेकेंड का D था। फोर्थ नंबर ट्राई कीजिए। ट्राई फोर्थ नंबर। और तो मैचिंग में आपको सिखा चुका हूँ सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है। सबसे बेस्ट मेथड होता है कि जो सबसे इजीली आपको दिख रहा होगा उसको आप मैच करा दो, उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है उसको कैंसिल कर दो, देन फाइंड आउट द आंसर।
देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि मैच कराना है, तो सबसे बेस्ट आपको क्या लगा? सबसे पहला जैसे देखोगे ना डेल्फी अप्रोच, तो इसका आपको पता है कि इसमें एक्सपर्ट होते हैं, उनकी ओपिनियन लिए जाते हैं या फिर उनके ओपिनियन पे क्वेश्चन बनाया जाता है, उस हिसाब से वो आंसर देते हैं और हमारा जो फोरकास्टिंग है वो होती है। तो देखो आपको डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट ओपिनियन, तो डी का 1 हो गया, टी का 1 होता है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ऑब्सोलीट हो गया। फिर आया ए का सी का 2 ऑटोमेटिकली सेट हो गया, और हमें बस ए और बी का चेक करना है, तो ए बी को चेक करना है और 3 4 से मिलाना है। तो आप देख लो डिसीजन मेकिंग अंडर कंप्लीट सर्टेनिटी, तो इसका आंसर आता है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ठीक है, ये आपको पता होना, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, उसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं सब, तो याद ही करने पड़ते हैं। तो 34 से 21 कौन सा आंसर होगा? सी, चौथे का सी। फिफ्थ नंबर ट्राई कीजिए, ट्राई फिफ्थ वन। हाँ ये देख लो, अरे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी जो क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव जो टेक्निक होती है फोरकास्टिंग की ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है या फिर नए प्रोडक्ट के लिए, और अगर आपकी क्वांटिटेटिव जो फोरकास्टिंग होती है वो की जाती है तो ओल्ड प्रोडक्ट के लिए या फिर मीडियम या लो रेंज टाइम के लिए। ठीक है, टाइम पीरियड के लिए। तो आपका इस ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि क्वालिटेटिव टेक्निक्स आर यूज फॉर लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग एंड क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स फॉर शॉर्ट एंड मीडियम रेंज फोरकास्टिंग, तो फिफ्थ का बी होना चाहिए। अब सिक्स नंबर ट्राई कीजिए आप लोग, आंसर मिलाता हूँ मैं, डी डी सी सी बी सही है। सिक्स नंबर कीजिए, सिक्स नंबर। तो सेम क्वेश्चन रिपीटिशन आ गया है, बस डाटा चेंज हुआ है। तो फिर इसमें फार्मूला लगा देंगे, आपका पिछले टर्म का फोरकास्टिंग दिया हुआ है एंड डिमांड भी दी हुई है, एरर निकाल लेंगे और जो एक्सपोनेंशियल वाला फार्मूला होता है ये लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 62.5। डी सिक्स का डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेवन्थ नंबर ट्राई कीजिए। तो या सेम अगेन सेम फार्मूला लगाना है, सेम फार्मूला। तो अप्रैल का आपको निकालना है, तो पिछले महीने का फोरकास्ट प्लस एरर इसमें 0 है, तो इसमें ये 20 हो जाएगा फोरकास्ट। अब मई का निकालना है, तो पिछले टर्म का फोरकास्ट प्लस 0.2 इंटू एरर कितना है 5 का, तो आपका ये हो जाएगा 21। इसमें पूछा हुआ है हमारा जून का पूछा हुआ है, निकाल लेंगे अब जून का आपका हो जाएगा 21 प्लस 0.2 इंटू 5, अगेन इट इज़ 22। आंसर शुड बी बी, सेवन्थ का बी होना चाहिए। सेवन्थ का बी, सिक्स का डी सही है। सेवन्थ का बी आंसर। ठीक है, एट नंबर ट्राई कीजिए, एट नंबर। देखो इसमें जो बोला गया है कि कस्टमर अराइव्स एट द काउंटर रैंडमली एट द रेट ऑफ, कस्टमर अराइवल रेट जो है आपका 6 है, मतलब लेमडा 6 हो गया। एंड सर्विस प्रोवाइडेड एट द काउंटर बाय सर्वर, मतलब मी जो सर्विस प्रोवाइडेड है ना इसमें,
वो 4 मिनट्स पर कस्टमर है। इसका मतलब 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 60/4, तो म्यू आपका आ जाएगा 15 कस्टमर पर आवर। इतने 6 कस्टमर पर आवर आपके आ रहे हैं और 15 कस्टमर की सर्विस की जा सकती है, ठीक है। तो चांसेस क्या है कि आपका जो सर्वर हो बिजी हो, चांस क्या होते हैं, बिजी होने के चांस होते हैं आपका λ/μ, λ/μ मतलब 6/15। इतने टाइम अगर कस्टमर आएगा तो वो पाएगा कि सर्वर बिजी है, उसे वेट करना पड़ेगा। ओके, तो क्या आ जाएगा 2/5, दैट इज़ अ 0.4। 8th का ए। 9th ट्राई कीजिए। 9th थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, इसमें कोई वो नहीं है। तो 9th में उन्होंने बोला हुआ है कि फोरकास्टिंग व्हेन डिमांड पैटर्न इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसका मतलब होता है कि कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है या तो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज, तो यहाँ कोरिलेशन या रिग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो रिग्रेशन यहाँ दिया हुआ है आंसर में, रिग्रेशन मार देंगे। 9th का ए। 10th ट्राई कीजिए। जो फोरकास्ट एंड डिमांड, इसमें यार वेरिएशन नहीं है क्वेश्चन का बहुत, आपको वही सेम क्वेश्चन आगे भी करके देखने को मिलेगा। तो फॉर्मूला आप सीख गए होगे ना कि इसमें देखो FT जो होता है FT-1 प्लस अल्फ़ा ऑफ एरर। एरर हम निकालते हैं, एरर हमारी जो होती है वो होता है डिमांड माइनस फोरकास्ट, ठीक है। तो आप इसमें सिंपली तो FT-1 क्या है, 500 है, प्लस अल्फ़ा आपका दिया हुआ है 0.1 और एरर आपकी आ रही है -50, तो आपका आंसर आ जाएगा 495 बी। 11 नंबर कीजिए। ग्यारह नंबर ट्राई कीजिए। 11th नंबर ट्राई कीजिए। देखो इसमें मैंने भी समझाया था आपको ना कि अगर लॉन्ग टर्म है तो जो हमारे क्वालिटेटिव वाले होते हैं उनको यूज करते हैं, और क्वांटिटेटिव तभी यूज करते हैं जब शॉर्ट टर्म हो या मीडियम टर्म हो। तो जो ऊपर जो 3 है, टाइम, रिग्रेशन एंड एक्सपोनेंशियल, ये तीनों टाइम सीरीज वाले हैं, तो मार्केट सर्वे यूज करेंगे, ठीक है। 11th का डी हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई कीजिए। 12th नंबर। देखो जो एक्सपोनेंशियल होता है ना, उसमें जो हमारा वेटेज देते हैं वो घटता जाता है। जो मोस्ट रिसेंट वेट होगा, मोस्ट रिसेंट डाटा, उसको हाईयर वेटेज मिलेगा, ठीक है। तो इसमें उन्होंने फोर्थ स्टेटमेंट बोल दिया कि दिस मेथड गिव्स एन इक्वल वेटेज टू ऑल द पीरियड्स, ये गलत है। तो मतलब यही आंसर हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो 12th का डी आ जाएगा हमारा आंसर। 13 नंबर ट्राई कीजिए। ये तो यार ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ये आपका डेल्फी जो टेक्निक होती है वो क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव मतलब लॉन्ग टर्म के लिए या न्यू प्रोडक्ट के लिए। 13th का सी। 14 ट्राई कीजिए। दूसरा पूछा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पर्पज़ ऑफ लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग का क्या पर्पज़ नहीं है। तो सिंपल यार, ट्रेडिंग वेडिंग पर्पज़ नहीं होता है। मतलब फोरकास्टिंग में प्लान बनाएंगे, कैसा कितना बिकेगा ये देखेंगे, क्या कॉस्टिंग होनी चाहिए, सब चीज़ें देखते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आंसर सी। 14 का सी हो जाएगा। 15 ट्राई कीजिए।
15 नंबर। 15 ट्राई कीजिए, फिर 16 ट्राई कीजिए। दो जो 15 नंबर क्वेश्चन है ना, उसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है, ओपिनियन एंड जजमेंट फोरकास्टिंग, ओपिनियन एंड जजमेंट फोरकास्टिंग मेथड समटाइम्स इनकॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये बिल्कुल गलत है। जो ओपिनियन वाला होता है या पहला वाला होता है जो क्वालिटेटिव वाला, उसमें हम डाटा यूज करते ही नहीं है। मेनली देखो वो होता है नए प्रोडक्ट के लिए, अगर नया प्रोडक्ट कोई है तो उसमें डाटा यूज ही कहाँ होगा, तो ये कम्प्लीटली एब्सर्ड है। सेकंड नंबर, इसका सेकंड नंबर आप काटिए, आंसर आएगा सी, 15 का सी। 16 ट्राई करिए। जो 16 भी एक्सपोनेंशियल के बारे में बता चुका हूँ कि जो रीसेंट डाटा होता है उसको मैक्सिमम वेटेज देता है, तो रीसेंट डाटा है तो ये थर्ड वाला सही हो जाएगा। और सेकंड है इज़ अ वेटेड एवरेज ऑफ पास्ट ऑब्जर्वेशन, ये भी सही है, सेकंड भी सही है। इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ मूविंग एवरेज मेथड, नहीं ये नहीं है। इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ द वेटेड मूविंग एवरेज, ठीक है, तो ये गलत हो गया पहला वाला, तो आपका आंसर आ जाएगा सी, 16 का सी सही है। सारे सी आ रहे हैं क्या यार, रुक जाओ एक मिनट चेक कर लूँ। 13, 14, 15, 16 सही है। 17 कीजिए, 17 नंबर ट्राई कीजिए। तो ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ द लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म में टाइम सीरीज कभी हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, हमेशा हम क्वालिटेटिव यूज़ करते हैं। तो डेल्फी, हाँ ये रहा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये टाइम सीरीज वाला है, ठीक है, तो आंसर शुड बी 17 का डी। आप 18 नंबर ट्राई करो, मैं एक चीज़ कंफर्म करता हूँ बस। हाँ देखो दो एक चीज़ और सीख लो यार, जो क्वालिटेटिव होता है ना वो ओपिनियन टाइप होते हैं। क्वालिटेटिव में 4 टाइप होते हैं, ओपिनियन सर्वे, मार्केट सर्वे, डेल्फी मेथड एंड एक और होता है मार्केट रिसर्च। और जो क्वालिटेटिव जो होगा, अभी मैंने क्वांटिटेटिव मैंने अभी बताया, जो बताया वो क्वालिटेटिव थे, और जो क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटी लगा हुआ है ना, इसका मतलब कि डाटा लिया जाएगा। तो क्वांटिटेटिव में 2 आते हैं, एक टाइम सीरीज आती है, टाइम सीरीज में 4 होते हैं। मीन एवरेज डिफरेंस MAD ये होता है ना, सिंपल नहीं ये नहीं, पास्ट एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, वेटेड एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल वेटेड, ठीक है, वेटेज, ये 4 होते हैं टाइम सीरीज में। और एक होता है दूसरा इसका पार्ट होता है क्वालिटेटिव का ही, कॉजल एंड इकोनोमेट्रिक बोलते हैं, उसमें आता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। तो 18 नंबर ट्राई कीजिए अब। अगेन क्वेश्चन इज सेम, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। देखो इसमें आंसर आ जाएगा 504, ठीक है, सेम वही फार्मूला लगना है बार बार। 18 का डी हो जाएगा, 18 का, एक मिनट कोई गलती हो गई। देखो नहीं, डिमांड जो है फोरकास्ट से कम है, तो एरर हमारा होता है डिमांड माइनस फोरकास्ट, तो -20 यहाँ आएगा। तो आंसर आपका आना चाहिए 496। 18 का आपका होगा बी, 18 का बी। 19 विच आर द फॉलोइंग इज मेजर ऑफ फोरकास्ट एरर, एरर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, मेजर ऑफ फोरकास्ट एरर, ठीक है। तो ये जो मूविंग एवरेज है ये सब तो अलग चीज़ें हैं, ट्रेंड वैल्यू। आपको मीन एरर के लिए 3-4 होते हैं, देखो एक होता है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन MAD, एक होता है MSE मीन स्क्वायर एरर, एक होता है बायस, एक होता है RSFE, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें, ट्रैकिंग सिग्नल, ये सब चीज़ें होती, ये सब होता है एरर निकालने के लिए। मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर MAPE, तो ये हमें उसमें से एक ये मिला, तो 19 का ये हो जाएगा। 20 नंबर ट्राई कीजिए।
तो सेम क्वेश्चन बात फिर आ गया है कि आपका जब फोरकास्ट इफ डिमांड दिया हुआ है, नहीं फोरकास्ट 500 दिया हुआ है एंड एक्चुअल डिमांड जो 450 आई है, तो फोरकास्ट प्लस 0.2 और एरर कितने का है -50 का, तो आपका हो जाएगा 490 आंसर हो जाएगा। 20 का सी, 21 कीजिए, 20 का सी है ना, 21 कीजिए। तो सही है, इसमें जो मूविंग एवरेज मेथड होता है वो सबका एवरेज लेता है ना। अगर डे टू डे फ्लक्चुएशन को बहुत ध्यान नहीं देता है, वो सबका सम अप करेगा और एक ट्रेंड बता देगा कि घट रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, एक सही लॉजिक है इसका। 21 का ए, 21 का ए सही है। 22 ट्राई कीजिए। यार चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई अगर देख रहे हो तो, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है, आप जान ही रहो कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो अगेन सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, एक्सपोनेंशियल का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ऑल ऑब्जर्वेशन आर असाइंड इक्वल वेटेज। इक्वल वेटेज नहीं होता है, जो रिसेंट होगा उसको बहुत ज़्यादा वेटेज देंगे, और जो बहुत पास्ट वाली बात हो जाएगी, बहुत पहले का जो डाटा रहेगा उसमें बहुत कम वेटेज देते हैं हम लोग। तो 22 का बी। 23 ट्राई कीजिए अब। देखो जो इसमें बोला गया कि वैल्यू ऑफ स्मूथनिंग कांस्टेंट, देखो स्मूथनिंग कांस्टेंट जो अल्फ़ा होता है उसकी वैल्यू अगर 0 की तरफ टेंड कर रही है तो बहुत स्टेबल माना जाता है, जो हमारा ये सब होता है फोरकास्टिंग। और अल्फ़ा की वैल्यू अगर 1 की तरफ टेंड कर रही है तो बहुत सेंसिटिव माना जाता है, ठीक है, बहुत वेरिएशंस दिखाएगा ये। तो इसका मतलब इन्होंने मैक्सिमम की बात की गई है कि वैल्यू ऑफ फॉर अ हायर वैल्यू ऑफ स्मूथनिंग कांस्टेंट विल बी मोर सेंसिटिव होगा एंड मोर सेंसिटिव टू चेंजिंग पैटर्न इन डिमांड। तो 23 का बी आ जाएगा, 23 का बी। 24 ट्राई कीजिए। जो मूविंग एवरेज वाला होता है ना, उसमें हम कुछ रिसेंट डाटा डाल लेते हैं, या तो 3 4 ऐसे ऐसे करके, मतलब पूरा जो पास डाटा है, मतलब स्टार्टिंग से लेके मोस्ट रिसेंट तक वो नहीं लेते हैं। एक सम लिमिटेड 4 पीरियड 5 पीरियड ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, इसमें ये पूछा गया है। तो क्राइटेरिया ऑफ एक्यूरेसी ओनली ये भी है, इम्पल्स सारे यार ऐसे क्वेश्चन में सारे रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको रटनी है, ये कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा, इतना जान लो आप, ठीक। जैसे आपको एक्सपीरियंस मतलब सब्जेक्ट साथ टाइम बिताओगे, आपको आइडिया लगता जाएगा कि क्या सही होना चाहिए क्या गलत होना चाहिए। देखो यार सिंपल सी बात है, अगर मूवी कहीं हम डिसाइड कर रहे हैं कितने पीरियड्स लेना है तो सब कुछ कंसिडर करेंगे ना। जैसे कि बोला गया है कि एक्यूरेसी, क्राइटेरिया ऑफ एक्यूरेसी, इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड नॉइज डैम्पिंग, सब कुछ लेते हैं सब कुछ। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 24 का जो आंसर आएगा डी। मंदिर बगल में पूजा होना शुरू हो गई है, घंटी बज रही है।
तो यार मीन एब्सोल्यूट डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, उसमें मॉड लगा होता है, मॉड ऑफ डिमांड माइनस फोरकास्टिंग, मतलब एरर का मॉड अपॉन एन। तो ये जो 4 एरर्स इनका मॉड ले लेंगे आप, तो इसका आंसर आएगा 3 2 500, 5 600, 680, 680 अपॉन नंबर ऑफ पीरियड्स दैट इज़ 4। इसका आंसर जाएगा 170। तो 170 कहाँ का है, मेडी 170 एक ही जगह है बस ए में, तो हम एक बार के आगे बढ़ जाएंगे, आगे चेक ही नहीं करना है, ठीक है। 26 करिए। देखो जो इसमें बोला, इसमें पूछा गया है कि मूविंग एवरेज मेथड। तो मूविंग एवरेज मेथड जो होता है ना, कि सारे डाटा को, सारे मतलब सारे नहीं, मतलब जितना हम लेंगे 4 या 5 पीरियड ले रहे हैं, तो उन सब 4 5 पीरियड को इक्वल वो दिया जाएगा वेटेज, ठीक है। इक्वल वेटेज देने में एक दिक्कत आती है आपकी। दिक्कत क्या है, अगर आप इक्वल वेटेज दे रहे हैं तो जो हमारा फ्लक्चुएशन आएगा रिसेंटली में, वो कंसिडर नहीं कर पाएगा, उसको कंसिडर नहीं करेगा। तो वही से तो पहला ऑप्शन दिया हुआ, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल मूवमेंट इन द डाटा, ये गलत है, पहला गलत है। दूसरा, दिस टेक्निक इज सिंपल, सिंपल तो है भाई, कुछ करना नहीं, वेटेज सिंपल सेम दे रहे हैं। तो मेथड इज अफेक्टेड बाई पर्सनल प्रीजुडाइज ऑफ द पीपल। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हम जब नंबर ऑफ पीरियड्स डिसाइड करते हैं, कितने पीरियड्स का लेना है हमें, 3 पीरियड का डाटा लेंगे, 4 पीरियड का लेंगे, 5 पीरियड, तो जो डिसाइड कर रहा है उसके डिसीजन पर डिपेंड करेगा। इसलिए इस थर्ड ऑप्शन शुड भी आना चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड थर्ड हो जाएगा, तो सेकंड थर्ड सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो 26 का सी। 27 करिए। 27 कर रहे थे हम। 27 में रोलिंग हॉरिजॉन के बारे में बात की गई है। रोलिंग हॉरिजॉन का मतलब था जो आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है और रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब मूविंग हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब जो डाटा नया वाला आएगा उसको हम यूज़ करेंगे और पूरा डाटा को हटाते जाएंगे। तो वही इसमें है कि ईजी अपडेटिंग ऑफ चेंजेस एंड मेंटेनिंग अ सेम लेंथ ऑफ फोरकास्ट हॉरिजॉन बाय एडिंग अ न्यू पीरियड व्हेन वन पीरियड इज ओवर, ठीक है। तो आंसर भी बी। और सब में देखो अलग अलग चीज़ दी है कि नो एडिशन ऑफ न्यू पीरियड ये गलत है, डिफरेंट रीजन फॉर द वो गलत है, अलाउिंग सेम लेंथ ऑफ फोरकास्ट हॉरिजॉन बाय इजीली एडिंग अ न्यू पीरियड व्हेन वन पीरियड इज, अलाउिंग क्या है, ईजी अपडेट, ईजी होता है, अलाउिंग सेम लेंथ ऑफ फोरकास्ट हॉरिजॉन बाय इजी एडिंग, ये दोनों ऑप्शन मैचिंग टाइप के हैं, ए बी टाइप के, सेम टाइप के हैं। लेकिन बी दिया है, बी मानेंगे, मुझे ए बी में दोनों सही लग रहे हैं, तो बी मार देंगे। मैं बी इसमें दिया बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो ऑफिशियली आंसर दिया हुआ है 27 का बी दिया हुआ है। 28 नंबर ट्राई कीजिए। तो ये भी डिस्कस हो चुका है हमारा क्वेश्चन कि एक्सपोनेंशियली वाले में जो लेटेस्ट डाटा होता है उसको हम हायर वेटेज देते हैं, जो पुराना हो जाता है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ है वेट ऑफ द डिमांड ऑफ द पास्ट पीरियड्स इंक्रीजेज एज द एज ऑफ डाटा, गलत है, इंक्रीज, हाँ एज ऑफ डाटा डिक्रीज, क्या लिखा हुआ है। तो जो वेटेज होता है वो अगर आपकी एज बढ़ रही है डाटा की तो उसको कम होगा, ठीक है। तो वेटेज ऑफ डिमांड ऑफ द पास्ट पीरियड डिक्रीजेज एज एज ऑफ डाटा इंक्रीजेज। तो 28 का सी हो जाएगा। ये काफ़ी बार डिस्कस हो चुकी है इसलिए बहुत लंबा नहीं कीजिएंगे इसे। 29 ट्राई कीजिए, 29 नंबर। देखो 29, द नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ टाइम सीरीज कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द बेटर फोरकास्टिंग, सही है ये। मूविंग एवरेज एंड सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मॉडल्स आर यूज्ड फॉर टाइम सीरीज डिमांड फोरकास्टिंग बट दे आर सुटेबल फॉर एवरेज डिमांड प्रोसेस, ये भी सही है। कोई इसमें लॉजिक बैठ नहीं रहा है, तो आंसर शुड बी बी। 29 नंबर, 30 नंबर ट्राई, ठीक है। तो 30 नंबर ट्राई कीजिए, 31 ट्राई कीजिए, 2 क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। तो 30 में दिया हुआ है कि फोरकास्टिंग विच एज्यूम्स स्टैटिक इन्वायरमेंट इन द फ्यूचर
स्टैटिक इन्वायरमेंट इन द फ्यूचर मतलब कि बहुत वेरिएशन नहीं आएगा, स्टैटिक इन्होंने मान लिया है। इसका मतलब पैसिव है, पैसिव फोरकास्टिंग मतलब एक्टिव नहीं है, ठीक है। या देखो ये सब चीज़ें ना थ्योरेटिकल में होती है, थ्योरेटिकल हम कहीं पढ़ते हैं नहीं, ना तो बीटेक में पढ़ा और हम जब पढ़ने गए कोचिंग तो बस वहाँ निकल पढ़ा दिया गया। ये सब चीज़ आपको बस रटना है। रटना क्या है, अगर टाइम साथ सिंपल देखो यार, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है स्टैटिक इन्वायरमेंट इन फ्यूचर, मतलब अगर बहुत ज़्यादा रेंडमनेस आ गई उसको कंसिडर नहीं कर पाएगा, मतलब पैसिव फोरकास्टिंग है। पैसिव मतलब जानते हो ना कि बहुत उतना एक्टिव नहीं, एक्टिव पैसिव अपोजिट टाइप चीज़ें हैं, ठीक है। पैसिव मारते हैं, मैं तो ऐसे क्वेश्चन करता हूँ। 30 का आपका मैं कितना मैं ए मारूंगा और आंसर को चेक कर लेता हूँ। आंसर इज ए है भी आंसर। 31 ट्राई कीजिए। सेम है, सेम आगे फर्जी क्वेश्चन है कि जो एन नंबर आप डाटा ले रहे थे वही लेंगे तो एन पीरियड्स हो जाएगा, ठीक है। तो 31 का सी। 32 करिए। देख लो 32 नंबर, ठीक है। 32 नंबर ट्राई कर लो। इसमें देखो बोला गया एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग मेथड आर बेस्ट सूटेड अंडर कंडीशन। देखो फोरकास्टिंग होरिजोन इज रिलेटिवली लार्ज, तो ये सही बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जितना ही लंबा डाटा हो, 5 डाटा हो, सबको हम कुछ ना कुछ वेटेज देते ही हैं, ठीक है। तो 32 का ए हो जाएगा। और 33 ट्राई कीजिए अब। 33 जो फॉरकास्ट फार्मूला में पता है कि एफ 1080 अपॉन एफ टी माइनस 1 1040 प्लस एक्सपोनेंशियल प्लस अल्फ़ा इंटू एरर। तो एरर ऊपर कितना था 100 का, 100 का एरर था, तो आपका आ गया अल्फ़ा आपका इस कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 0.4, ठीक है। तो 33 का ए, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? 32 का ए, ओके। अब ट्राई कीजिए 34 नंबर। देखो इसमें यार थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको ये भी याद ही करना है लेवल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोरकास्टिंग मॉडल बेस्ट प्रेडिक्ट्स द टर्निंग पॉइंट। तो याद कर लो, इसका आंसर दिया हुआ है मूविंग एवरेज मॉडल यूजिंग 5 डाटा पॉइंट्स, डी। इसमें कोई वो नहीं है कॉन्सेप्ट यार कि जो फोरकास्टिंग काफ़ी क्वेश्चन आए हैं ना जो हमें याद ही करने हैं, कोई उसका लॉजिक नहीं है, जिससे कुछ चीज़ याद करनी होती है, रट्टा मारना होता है 100-200 क्वेश्चन हमारे में भी। अब हाँ, दूसरा चैप्टर आ रहा है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में। तो पहला क्वेश्चन करिए इन्वेंट्री कंट्रोल का। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे है। देखो यार, ये जो इसमें कहा गया है गुड वेज इंसेंटिव प्लान के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका बेसिक पे है वो आना चाहिए उसमें। तो आपको इतना कंफर्म पता है गारंटेड बेसिक पे, फोर्थ सही होना ही होना है, ठीक। फोर्थ किस में नहीं है ये काट दो आप। अब चौथी चीज़ है कि हायर वेजेस को कोई नेसेसिटी नहीं है गुड प्लान के लिए, गुड वेज इंसेंटिव प्लान के लिए। आपको जितनी ज़रूरत है उतना पैसा मिलना ज़रूरी है, ठीक है, बेसिक नीड्स होने के लिए। तो फिफ्थ ऑप्शन नहीं आना चाहिए, तो ये दोनों चले गए। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, पहले का सी। दूसरा करिए। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है ना वो दोनों को इंक्लूड करती है, प्राइम कॉस्ट का भी और फैक्ट्री ओवरहेड को भी। तो प्राइम कॉस्ट में आता है आपका डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फैक्ट्री ओवरहेड में आता है आपका
इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब क्या है कि जो हमारे आपके CEOs हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, ये लोग प्रोडक्शन में काम नहीं करते, लेकिन ये मैनेजमेंट में है या सिक्योरिटी देख रहे हैं, तो वो लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। या इनडायरेक्ट मटेरियल में आप देख लो तो वो है, जैसे आपको मशीनरी कोई चल रही है, उसमें आपको कॉटन डालना पड़ता है, ग्रीस डालना पड़ता है, लुब्रिकेशन करना पड़ता है, वो सब एक्सटर्नल ओवरहेड है। तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड और आ जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट आपका दो ही चीज़ मिल के बनता है, पहला प्राइम कॉस्ट, दूसरा फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरे का ऑप्शन ए, थर्ड करिए, ट्राई थर्ड नंबर। और एक चीज़ भी देख लो, एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको। ब्रेक इवन पॉइंट का एक फार्मूला होता है, इसे रट लो, फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट अभी मैं नहीं बताऊँगा, मैं ये डायरेक्ट में लगाऊंगा। इससे रिलेटेड भी 15 क्वेश्चन के आसपास है इस चैप्टर में, और मैं कितनी स्पीड से लगाऊंगा वो आप देखिएगा बस, ठीक है। और आप भी उसी स्पीड लगाना है, आपको भी वही सीखना है। देन देखिए, फॉर ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री द फिक्स कॉस्ट पर मंथ 5000 फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल है 20, सेल्स है 30, तो अंतर आ गया 10 का, 500 आंसर आ जाएगा थर्ड का सी। फोर्थ नंबर ट्राई कीजिए, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ में बात की गई ABC एनालिसिस की। तो ABC एनालिसिस में होता क्या कि जो यूजेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आपका आ जाएगा एनुअल यूजेस वैल्यू सी, फोर्थ का सी। फिफ्थ वन ट्राई कीजिए। देखो इसमें आपको पता होगा कि ABC एनालिसिस जो होती है पेरेटो लॉ पे है, क्योंकि पेरेटो का ही लॉ है कि 80-20 वाला, ये आपने पढ़ा होगा 80-20 वाला, कि 80% संपत्ति 20% लोगों के पास है, ठीक है, यही लॉ है उनका पेरेटो का। उसी बेसिस पे हमारा ABC भी डिज़ाइन हुआ है कि आपका जो 60-70% जो मनी है वो आपका जाएगा 10-20% जो सामान आएंगे उसमें। जैसे मान लो अगर कार का इंजन बना रहे हो आप, तो इंजन तो एक ही है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन नट बोल्ट्स हज़ारों होंगे, उसकी वैल्यू कम होगी। वही बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। तो पहला आएगा फर्स्ट, फीफो एंड लीफो पॉलिसीज कैन बी यूज फॉर मटेरियल वैल्यूएशन इन मटेरियल। हाँ, ये भी सही है। EOQ फार्मूला इग्नोर्स वेरिएशन इन डिमांड पैटर्न, सही है। EOQ कोई मतलब नहीं डिमांड पैटर्न में क्या अंतर आ रहा है, बस जानता है कि एनुअल डिमांड है, फार्मूला आपको पता ही होगा EOQ का, वो भी आप दिखा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। अगली बात से नहीं दिखाऊंगा। 2DC0/CH। डी जो है, दो सब कुछ है, या तो सब कुछ सेम टाइम पीरियड में लेंगे। अगर डी एनुअल ले रहे हैं आपको तो CH भी एनुअल लेना पड़ेगा। डी वीकली ले रहे हैं तो CH भी वीकली लेंगे। अगर डी मंथली ले रहे हैं तो CH भी मंथली लेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन मेरी, और मैं क्वेश्चन रिसीव करूँगा आगे सारे। तो 1 to 4 हमें समझ में आ रहा, सही है। थर्ड का मुझे पता नहीं, तो 1 to 4 किस में, डी में। तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा डी। आंसर मैच कराता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, पीछे वाले आंसर मैच नहीं हुए। 30 ACAD सही है। अब इसमें का CACCD सही है। अब आप 6th नंबर ट्राई कीजिए, ट्राई 6 नंबर। तो जो EOQ होता है ना, वो होता है ऑप्टिमम लॉट साइज, जिससे कि फ़ायदा ये होता है हमारा कि जो इन्वेंट्री कॉस्ट होती है वो कम होती है। और EOQ पे ही होल्डिंग कॉस्ट आपका होल्डिंग कॉस्ट आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है। अगर दो चीज़ें दी हुई हैं कि मिनिमम कॉस्ट है, और पहली चीज़ दी हुई है मिनिमम कॉस्ट, दूसरा दिया हुआ है ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट इक्वल है, तो आपको ऑप्शन मानना है सेकंड वाला कि होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम है। ये मोस्ट प्रेफरेबल आंसर होता है हर जगह, ठीक है। तो ये 6 नंबर कीजिए, 6 में सिंपल है, इसमें फंसना नहीं है। ऑप्टिमल लॉट साइज, तो 6th का बी। 7th देखो, 7th कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको डरना नहीं है, एक हल्का सा ध्यान देना है। जैसे इसमें बोला कि ई अर्निंग है हमारी,
तो देखो यहाँ आर टी अपॉन एस टी माइनस एस, तो एस आपका जो टाइम था, तो जो यूनिट्स में इस यूनिट मैच नहीं कर रही है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी यूनिट मैच नहीं कर रही है, यहाँ भी मैच नहीं कर रही, यूनिट में मैच कर रही है यहाँ पे डी में, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसलिए उसमें नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन तो कुछ क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं हमारे। 8 नंबर ट्राई कीजिए। अगेन सेम फार्मूला है, 2d C0 अपॉन CH वाला। तो यहाँ C0 आपका थीटा दिया हुआ है, तो 2d थीटा, और होल्डिंग कॉस्ट CH आपका दिया हुआ है होल्ड H प्लस I इंटरेस्ट ऑफ रेट I इंटू P, ठीक है। 2d थीटा अपॉन H प्लस IP, 2d थीटा प्लस ये C हो जाएगा, 8th का C, 8th का C, 7th का D, 6th का B, सही है। अब आप ट्राई कीजिए, 9th नंबर ट्राई कीजिए। तो दोनों के वैल्यू को इक्वल कर देंगे बस, दोनों की फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिंग कॉस्ट 30x, तो ये सॉल्व करने पे आएगा आपका 50। बी 9th का बी, सही है, 9th का बी। 10th कीजिए। देखो 10th नंबर बोला गया है कि गिवन द फैक्ट दैट द प्रोडक्शन इज इन रेगुलर में आप 650 चीज़ें बना सकते हैं, 650 प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ओवर टाइम में 150। तो बैलेंस ऑफ डिमांड ऑफ 100 यूनिट्स इन द 4th पीरियड। यहाँ देखो जो बैलेंस हो जा रहा है, देखो डिमांड आपकी यहाँ 500 थी, तो यहाँ 500 प्रोडक्शन किया, 650 हुई, 650 हुआ, 800 डिमांड हो गई, तो ओवर टाइम में 150 आ गया, 900 डिमांड हो गई। ये जो 100 नंबर आगे आ गया, ये 100 यहाँ 100 हो गया ना, अदर 100 एक्स्ट्रा डिमांड है, तो ये कैसे पूरी करनी चाहिए। ये जो हमारा पीछे कम काम कर रहे थे हम यहाँ पे, जो कम काम कर रहे थे नॉर्मल डेज़ में, उसमें डालेंगे, ओवर टाइम में नहीं डालेंगे, ओवर टाइम में नहीं डालते हैं, ठीक है, नॉर्मल टाइम में डालते हैं। तो यूजिंग रेगुलर प्रोडक्शन इन द पीरियड ए, ये हो जाएगा बी, 10th का बी। 11th नंबर ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन देखने में बस बड़ा है, इसमें कुछ है नहीं, डरना मत इस क्वेश्चन से, समझिएगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं दिखने में गब्बर टाइप के। तो ये बस डाटा मैंने ऊपर लिख दिया है, और आप बस एक चीज़ ध्यान दो, ब्रेक इवन एनालिसिस शोज द ब्रेक इवन क्वांटिटीज यूजिंग ऑटोमोबाइल वर्सेस ऑटोमेटिक प्लांट एंड ट्रेडिशनल प्लांट आर इन द रेशियो 1:2, ठीक है। ऑटोमेटिक वाला ये है, ट्रेडिशनल वाला 3rd नंबर। तो आपको कैसे मैंने निकाला था, बी कैसे निकालते हैं, ब्रेक इन पॉइंट एफ अपॉन एस माइनस वी। तो ये आपका हो गया किसका पहला है, ऑटोमेटिक अपॉन है ना, ऑटोमेटिक अपॉन एफ अपॉन एस माइनस वी ट्रेडिशनल इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ऑटोमेटिक में जो 100, आप सिंपली अब वैल्यू पुटअप करना सीख जाओ, बस वैल्यू पुटअप करनी है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपली वैल्यू पुटअप कीजिए अब। तो पहले वाले एफ की वैल्यू 100 है, नीचे वाले की 75 है, तो ये सब कट जाएगा, आपका आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, एस माइनस वी। तो पूछा क्या है, एस की वैल्यू निकालनी है हमें।
तो अब देखो एक इक्वेशन हमारी बन गई है, 4 × निकालना है और v ट्रेडिशनल कितना है 50 है अपॉन 3 × s - 25 = 1/2। ठीक है, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। मैं सॉल्व, आप करिए सॉल्व, मैं इस पर कर रहा हूँ। तीन सौ 25/5 कितना आएगा ये? कोई गड़बड़ हो रही है क्या यार? कहीं कोई गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में? रुक जाओ। क्वेश्चन है सिंपल ही है, बस देखने में हलवा टाइप है इसका बस। सिक्सटी फाइव कहाँ गलती होगी सॉल्व करने में? दो यार सॉल्व करने पे ना ये आंसर आ रहा, आपका आंसर आ रहा है s = 65, s = 65, लेकिन कोई आंसर कोई है नहीं, कोई ऑप्शन, सारे गलत ऑप्शन है। 65 आएगा आंसर। ठीक है, आंसर है 65। आप ट्राई करिए अब 12th नंबर। ये सीखे ना यार, ये क्या दिया हुआ है, ये मैंने क्या लिखा था, ये f/s - b, ये ब्रेक इवन नंबर है, ब्रेक इवन पॉइंट f/s - b, मैंने बताया था पहले भी। ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था, ये EOQ के बारे में और ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में मैंने बताया था कि काफ़ी बार आएगा, इसलिए ही डिस्कस कर देते हैं। 12 नंबर ट्राई कीजिए। 11th का आंसर आपका आएगा 65। 12 ट्राई कीजिए। तो इसमें बोला गया है कि दो कंडीशन दी गई हैं, ये और 10 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो इसमें आ जाएगा आपका 50 टोटल कॉस्ट, इसमें आ जाएगा 60। तो पहला वाला चूज कर लेंगे, प्रोसेस पहला वाला। ठीक है, तो 12th का 13 नंबर ट्राई कीजिए। तो 2D C0/CH लगा दिया मैंने, तो आंसर आपका क्या है 300। 13th का भी 14th कीजिए।
तो इसमें चूज करना है कौन सी मशीन हम बेस्ट ही चूज करें। बेस्ट मशीन उसी को कहते हैं जिसमें कॉस्ट मिनिमम आए। देखो ये देखो जो लाइन जा रही है ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये जीपी यहाँ मिनिमम है, यहाँ पे एनसी मिनिमम है और यहाँ पे एसपी मिनिमम है। तो आप देखो यार ध्यान दो कि जीपी के लिए 1, जीपी के लिए 1, जीपी के लिए 1 सुटेबल होगा। देन एनसी के लिए 4, जीपी के लिए एन, एनसी के लिए 4 और एसपी के लिए 5। ये देख रहे हो ना, ये 5, इसके लिए 4, इसके लिए 1। जो मिनिमम होगा जिसके लिए वही यूज करते हैं हम लोग। तो 1 4 5 कहाँ पे है, बी में, तो 14 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो 15 नंबर ट्राई कीजिए अब। ये भी क्वेश्चन अगेन सेम ही है कि इसमें डिसाइड करना है कि कौन से में क्या करेंगे, बाई करेंगे या बनाएंगे। तो जो मिनिमम कॉस्ट होगी पहले वो कंसिडर कर लेंगे, उसके बाद अगर कॉस्ट जब बढ़ेगी तो बना लेंगे। इसमें वो पहले कि अगर हम ख़रीदते हैं तो कॉस्ट कम आएगी हमारी। ये दिख रहा है ना नीचे है ये लाइन है, खरीदने की कॉस्ट कम आएगी एक लेवल के बाद। और जब बाहर से मंगवा लेंगे बनाया, मतलब यार खुद बनाएंगे एक लेवल के बाद तो वो बेस्ट रहेगा। तो खुद बनाने वाला लेबर जो आएगा हमारा वो आएगा 3 और 4 लेवल में, 3 और 4 में, और ख़रीदने वाला आएगा 1 और 2 में। तो बाई वाला ए भी आएगा 1 2 में, बनाने वाला आएगा 3 4 में। तो आंसर शुड भी ए, 15 का ए। आप देख पा रहे हो ना, ये देख लो आप, सिंपली दिख रहा है इसमें यार कि जो 1 रीजन है, 1 रीजन में तो ए बी दोनों नीचे हैं, लेकिन 2 रीजन में बी हल्का सा ऊपर गया है, लेकिन बहुत ए ऊपर गया है लेकिन बी बहुत ऊपर नहीं गया है, इसलिए 2 भी हम खरीद लेंगे। और थर्ड वाले में बहुत ऊपर चला गया बाई ए, इसलिए उसको चूज नहीं करेंगे। 1 2 3 4 मार देंगे आंसर। देन आंसर इज ए, आंसर है। 16 नंबर ट्राई करना है आपको। तो इकोनॉमिक लॉट साइज यही होता है, ईओक्यू ही होता है। और तो अगर देखो एक चीज़ देख लो, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा सॉल्व करने के लिए तो आप वीडियो रोक के सॉल्व कर लेना, क्योंकि देखो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, बहुत लंबा। तो लोगों को सिखाया जाता है कि बहुत लंबा वीडियो बन गया, तो इससे बेटर कि अगर आप टाइम दे रहे हो क्वेश्चन करने में तो आप रोक लो और उसको करो। ठीक है, तो देखो जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि विच आर द फॉलोइंग कॉस्ट आर कंसीडर्ड वाइल डिटरमाइनिंग द ईओक्यू। जब डिसाइड करते हैं ईओक्यू तो क्या क्या देखते हैं। देखो डिमांड है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, सीएच है होल्डिंग कॉस्ट। तो यहाँ परचेज की बात की गई है, बनाने की बात नहीं की गई है। अगर बनाने की बात करते हैं तब सेटअप कॉस्ट लेते हैं हम लोग, तो सेटअप कॉस्ट हट जाएगा, थर्ड नंबर हट जाएगा, थर्ड नंबर सब में है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 16 का बी। 17 नंबर ट्राई कीजिए। देखो यार इसमें बोला गया है ना कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हम एक कंपोनेंट ले रहे हैं ए। ठीक है, अगर एक कंपोनेंट बनाने के लिए 1 ए की ज़रूरत पड़ रही है, 1 ए की, इसमें लिखा है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ए पर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड ओनली 1।
जो एक कंपोनेंट है उसको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो एक जब चीज़ बनाएगा उसमें एक ख़त्म होगा। तो पहले वीक में 50 बनाना था, तो हमारा पहले से 400 था। क्वेश्चन बताया गया कि हमारे पास पहले से 400 है, तो पहले वीक में 50 बनाना था, तो 350 गया, 350 बचा। 100 बना दिए दूसरे वीक में, 250 बचा। तीसरे वीक में 100 बना दिए, 150 बचा। चौथे वीक में 100 बना दिए, बचा 50 हमारे पास। अब 5वें वीक के लिए हमारे पास नहीं है। और उसमें एक चीज़ और दी हुई है कि जो लीड टाइम है प्रोक्योर करने का वो 2 वीक का है। इसका मतलब अगर हमें 5वें वीक में चाहिए तो हमें 3rd वीक में ऑर्डर करना होगा, ठीक है। तो 400 कंपोनेंट का हम ऑर्डर करेंगे इन 3rd वीक। तो 17 का बी हो जाएगा। 18 करिए। ये तो यार सिंपल क्वेश्चन है, वो सिंपल इंटरेस्ट का। अगर 80% प्रॉफिट कोई ले रहा है तो एक्स का 0.18 इक्वल टू 900 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आपकी 500 आ जाएगी। अगर कोई इनका कहना अगर कोई 200 बढ़ा के मतलब 1100 में बेच दे तो 500 अगर खरीद रहा है कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 2.2 मतलब कि 120% प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का डी, 18 का डी हो जाएगा। 19 करिए। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है, इसको करिए। इस करिए जो क्वेश्चन ना बहुत थिन एरर आता है इसमें, ठीक है। कुछ चीज़ें कहीं कंसिडर करते हैं, कुछ चीज़ें कंसिडर नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से आंसर इसको देंगे हम लोग। एक चीज़ देख लो आप, जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होती है ना उसमें कॉस्ट ऑफ निगोसिएशन नहीं लेते हैं। कॉस्ट ऑफ निगोसिएशन आप स्टार्टिंग में निगोसिएशन करेंगे ना, जब प्रोक्योर कर रहे होंगे या जब ऑर्डर दे रहे होंगे तब निगोशिएट करते हैं ना। सामान आने के बाद या रखने के बाद निगोसिएशन नहीं होता है। तो 5th नहीं आना चाहिए, तो 5th यहाँ पे नहीं आएगा। देन कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन ये भी नहीं आएगा, ये जब आएगा सामान तभी हो जाएगा ये सब। 1 नहीं आना चाहिए। तो बचा क्या, सी ऑप्शन बचा 19 का सी है कि नहीं। 19 का 1 मिनट रुक जाओ, हाँ सी 19 का सी सही है। 20 नंबर ट्राई कीजिए, 20 नंबर। तो वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है आपकी 21,15,000 प्रोडक्ट्स के लिए। तो हम वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से निकाल लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट 140 आ गई। तो आप यहाँ फाइंड आउट कर लो। अब यहाँ से अब इसमें लगा देंगे, ये लगा हुआ है जो 15.2 × 10⁵ अपॉन 160। तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 152 हो जाएगा। मतलब 10,000 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। 10,000 से थोड़ा सा कम, तो ये आंसर आ गया आपका डी। 20 का डी। 21 ट्राई कीजिए। तो ये मैंने बताया था आपको ना कि कॉस्ट EOQ पे कॉस्ट ऑफ कैरिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग होता है, ठीक है। तो ये बी आ जाएगा, 21 का बी। 22 ट्राई कीजिए। तो यार सिंपल है, फॉर्मूला ये 2DC नॉट अपॉन DH है। तो बस वैल्यू पुटअप कर दोगे, डी आंसर आ जाएगा। बस अलग अलग नाम अलग अलग दे दिए गए हैं इसमें। तो 22 का डी। 23 ट्राई कीजिए। और 23 जो है वो सिलेबस में है नहीं, इसका मैं आंसर दे रहा हूँ आपको। इस सिलेबस में नहीं है 23। क्वालिटी का क्वेश्चन क्वालिटी का नहीं है सिलेबस में।
वो आती है ESE के पहले पेपर में आता है, क्वालिटी ऑफ हमारे सिलेबस में नहीं है। 23 का डी, 23 का डी आंसर है। क्वेश्चन देख लीजिए पूरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करिए ये क्वेश्चन। देखो यार, इन्होंने बोला कि कैपेसिटी जो है हमारी बनाने की 3000 यूनिट है पर क्वार्टर, लेकिन डिमांड जो है लगातार वेरी कर रही है। वो 2400 थी, फिर 4200 हो गई, फिर 3000, फिर 2400। देखो अगर आप पहले क्वार्टर में 3000 बनाते हो, ठीक है, पहले क्वार्टर में अगर 3000 बना लोगे तो 600 आइटम्स बच जाएंगे, लेकिन दूसरे क्वार्टर में 4200 चाहिए। इसका मतलब कि 3000 हम बनाएंगे दूसरे क्वार्टर में, प्लस 600 जो पहले बचा हुआ है वो डाल देंगे, मतलब 3600 हो गया, लेकिन 600 अभी भी चाहिए। इसका मतलब पहले क्वार्टर से पहले हमारे पास 600 बचना चाहिए था, तभी ये डिमांड पूरी हो पाएगी। तो आंसर शुड बी बी, 24 का बी। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट की बात की तो फिर वही लगा देंगे F/S-B। तो 4 कितने जीरो हैं यार, 1 2 3 4 5 जीरो हैं। अपॉन S आपका 60 है, ये 20 है, तो 40 हो गया, 40 से ये गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000 के आसपास, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 का ए, 25 का ए। 26 कीजिए, 26 नंबर ट्राई कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है, रिपीटिशन है, तो इसमें वैल्यू ऑफ एनुअल यूजेस 26 का ए। 27 कीजिए। तो इसमें बोला गया कि दो प्रोसेस हैं, दोनों की हमें टोटल कॉस्ट इक्वल करनी है। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट इसमें बात नहीं की, तो प्रॉफिट हम इग्नोर कर देंगे, बस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को ऐड ऑन कर देंगे और उससे आंसर देंगे। देन आंसर देंगे तो यह आ जाएगा आपका 24,000 अपॉन 15, तो 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 1600 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 27 का बी। 28 कीजिए, ट्राई 28 नंबर। तो यार सिंपल क्वेश्चन है, बस चेकअप करना है हमें। आप बस वैल्यू पुटअप करते जाइए, चेक होता जाएगा। 30,000 है, 30, तो ये 1,000 ज़्यादा आएगा, इसको काट दो। लोएस्ट पूछा हुआ, लोएस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पूछा हुआ है ना। दूसरा है 50,000 अपॉन 20, तो 25, ये भी काट दो। 60,000 अपॉन 10, तो आपका आंसर ए ही आएगा। ए में 1,000 आ रहा है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। 28 का ए, 28 का ए सही है। ABC एनालिसिस ए रिक्वायर्स, जो ए आइटम होता है ना, ए आइटम वो हायर वैल्यू जिस होती है और ये कम आइटम्स होते हैं, तो इसको हम फ्रीक्वेंट देखते रहते हैं कि कम तो नहीं पड़ रहा है, बार बार देखने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, या तो एकदम मत रखा जाए, कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा जाए, या तो फिर बहुत थोड़ा सा सेफ्टी स्टॉक रखा जाए। दोनों ऑप्शन सही होते हैं, यहाँ दोनों ही दिए गए हैं, नो सेफ्टी स्टॉक और लो सेफ्टी स्टॉक। तो लो सेफ्टी स्टॉक इज़ मोस्ट प्रेफरेबल, लो सेफ्टी स्टॉक, तो बी मार देंगे इसमें ऑप्शन। मतलब है ए भी दोनों सही है, लेकिन बी इज़ द मोस्ट करेक्ट, ठीक है। तो 29 का बी। 30 ट्राई कीजिए, 30 नंबर ट्राई कीजिए। तो बाई ऑर्डरिंग ऑफ फिक्स कॉस्ट, तो यार सेम वही ईओक्यू लगाते हैं, ठीक है। तो 30 का ए, 30 का ए है ना,
30 का ए, 29 का बी, 28 का ए, 27 बी, 26 है, सही है। तो आप 31 ट्राई कीजिए, 31 नंबर। तो जो ABC मैंने बता चुका हूँ पहले कि जो अगर यूजेस वैल्यू मतलब पैसे की अगर बात करेंगे तो हमारा 60 से 70% पैसा इसी में लग जाएगा, ए वाले में ही। लेकिन नंबर ऑफ कंप्लेंट अगर बात करने जाएंगे तो हमारा 10 से 20% ही होगा ये, ठीक है। तो वही से पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, सच आइटम्स, व्हाट इज द यूजर परसेंटेज ऑफ सच नंबर ऑफ सच आइटम्स ऑफ टोटल। तो 10 से 20% बस। 31 का ये होता कम, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है बहुत हाई होती है। जैसे कि आपका कार ले लो, कार का इंजन बहुत हाई वैल्यू का होता है लेकिन एक ही हाई वैल्यू उसी की होती है। अब बोर्ड्स तो हमारे पास हज़ारों होते हैं कार में, उनकी वैल्यू उतनी नहीं होती है, ठीक है। 31 का ए हो जाएगा, सही है। 32 करिए। अब जो क्वेश्चन थोड़ा फास्ट होंगे इसमें, क्योंकि बस जो वेरिएशन रहेगा उसे मैं पुटअप करूँगा, आंसर दे दूँगा। तो इसमें बोला गया है कि एनुअल डिमांड बिकम्स हाफ, तो यहाँ हाफ लगा दो। ऑर्डरिंग कॉस्ट डबल हो गई। होल्डिंग कॉस्ट 1/4, ये गया 4 ऊपर जाएगा, 2 आंसर आएगा, ये होगी 2 टाइम्स हो जाएगा। डी 32 का डी। 33 करिए। तो इसमें बोला गया कि फिक्स कॉस्ट ऑफ असेट डबल हो गई। तो फिक्स कॉस्ट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डबल ये होगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट भी डबल हो जाएगा। सी 33 का सी, ठीक है। 34 करिए अब। देखो इसमें बोला गया है कि इन्वेंट्री कंट्रोलर्स के बेनिफिट्स क्या हैं। तो ऐसे सिंपल सी बात, अगर रिलेशनशिप की बात की है कस्टमर के साथ ना, तो इसके एडवांटेज होते ही हैं, क्योंकि हमारा कभी शॉर्टेज नहीं होगा, तो कभी भी हमारा जो कस्टमर है वापस नहीं जाएगा बिना सामान लिए। तो इससे जो हमारी गुडविल है वो बनी रहेगी, मतलब एक होता है ना भरोसा कि इनके पास चाहिए सामान मिल ही जाएगा, तो वो बना रहेगा, ठीक है। वो फ़ायदा होता है। दूसरा इकोनॉमी पड़ जाए, मतलब कितना वैल्यू बार हम मंगाएं कि जो बेस्ट इकोनॉमी हो, मतलब कम से कम पैसा लगे और हमारा काम चलता रहे, तो वही होता है UQ। तो सेकंड भी करेक्ट है। लेकिन डुप्लीकेसी वाला जो बात उन्होंने की गई है उसका कोई मतलब नहीं है, वो कहीं भी आपने सुना भी नहीं होगा कहीं कि UQ पढ़ाते समय डुप्लीकेसी की बात की गई हो। 34 का, इसलिए आपका हो जाएगा ओनली 1 and 2, दैट इज ऑप्शन बी। 35 ट्राई कीजिए। और मैचिंग हम जानते हो, जो सबसे सिंपलेस्ट आपको दीजिए सबसे पहले उसे मिला दो। कैरिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक और क्वांटिटी, बी का 1, सी का 4 ऑटोमेटिक हो गया। री ऑर्डर पॉइंट, डी का 3, दो ये हो गया। जो री ऑर्डर पॉइंट होता है हमारा, वो लीड टाइम के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं कि कैसे हमें मंगाना है कि हमारा जो बचा है उससे काम चलता रहे और हमारा जो आ रहा है रिसीविंग वो आ भी जाए, ठीक है। तो 2143 सी। 35 का सी होना चाहिए, सही है। 35 का सी। 36 ट्राई कीजिए। जैसे बात की गई यूनिट ऑर्डरिंग कॉस्ट इज डबल, ऑर्डरिंग कॉस्ट डबल होगी, मतलब रूट में जो C0 गया 2 C0 आएगा, 2 हो जाएगा, तो 1.141 टाइम्स हो जाएगा। सी 36 का सी हो जाएगा। 37 करिए। जैसे बोला गया इन योगी इफ द डिमांड इज 60 पर मंथ, डिमांड इज 60 पर मंथ,
डिमांड 60 पर मंथ की बात की गई है, तो पर मंथ में सारे सब कुछ है ना, तो 62D C0 कितना है आपका 12/10, तो 12 आंसर आ जाएगा आपका 37 का ए, 37 का ए। ठीक, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ ईयर में क्यों कन्वर्ट नहीं किया 12 से मल्टीप्लाई करके, तो जब सब कुछ मंथ में दिया तो मंथली हमने आंसर निकाल लिया, यू क्यू आ गया आंसर। यू क्यू कोई मंथली नहीं आता, यू क्यू एक लॉट का साइज़ है, ठीक है। अगर डाटा अगर आप सब कुछ मंथली डाल रहे हो मंथली डालो तभी आंसर सही सेम आएगा, ईयरली अगर सारा डाटा डाल रहे हो तभी आंसर सेम आएगा, या वीकली डालो तभी आंसर सेम आएगा, पर डे आंसर डाल दोगे तभी आंसर सेम आएगा, ठीक है, ये आप जान लो। 37 का हो जाएगा ए, 38 ट्राई कीजिए। तो इसमें बोला गया है कि लीड टाइम इंक्रीजेस तो क्या इफेक्ट आएगा, लीड टाइम कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो हमारे बस ईओ की डिपेंड करता है डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट पे, तो रिमेन सेम। 38 का सी, 39 कीजिए। तो ब्रेक इवन पूछा हुआ, फिर 6000/S-B 2, 3000 आंसर आ जाएगा। 39 का बी। 40 करिए, 40 करिए। कॉस्ट पर पीस पूछा गया है इसमें, देखो इसमें कहा गया है कि जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 4 रुपये है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 3 रुपये है, 4 3 7 रुपये हो गया, प्लस ओवरहेड जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट लेबर की 4 गुनी है, मतलब 400% तो क्या होता है 4 गुनी ना, तो 12 हो जाएगा, 4 3 का 12, तो 19 आंसर आना चाहिए। आंसर इज 19। 40 का ए, 40 का आंसर ये है। 41 कीजिए। ये क्वेश्चन सर रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड है। 24,000/15, 160, 1600 आ जाएगा। क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने ध्यान नहीं दिया, पता कैसे ध्यान से। 41 सी, रुक जाओ, मिला लेता हूँ। 36 है, CA CB AC। सही, 42 ट्राई कीजिए। तो ये फॉर्मूला याद रख रहे हो आप ना, कितनी बार आ रहा है आपने ध्यान दिया है। इसमें फिर इन्होंने कहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट कब बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ा देंगे तब भी बढ़ेगा, पहला ऑप्शन सही हो गया। वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज़ करेंगे, इसको अगर आप डिक्रीज़ करेंगे तो ये इंक्रीज़ करेगा और टोटल वैल्यू को डिक्रीज़ करेगा, तो दूसरा गलत है। दूसरा गलत, पहला से तीसरा चेक कीजिए। सेलिंग प्राइस डिक्रीजेस, अगर आप सेलिंग प्राइस को डिक्रीज़ करेंगे तो ये वैल्यू डिक्रीज़ होगी पूरी और टोटल वैल्यू इंक्रीज़ होगी, ठीक है, सही है। 13 सही है। तो 42 का डी, 42 का डी। 43 करिए। जैसे बोला गया कि डिमांड डबल, 2 से मल्टीप्लाई के अंदर डिमांड डबल्ड, ऑर्डरिंग कॉस्ट यूनिट कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कॉस्ट आर हाफ्ड। ऑर्डरिंग कॉस्ट 1/2 हो गया, इन्वेंट्री कॉस्ट 1/2 हो गया, ये कैंसिल आउट, √2 टाइम्स आ जाएगा। तो √2 टाइम्स कोई आंसर है नहीं, लेकिन आंसर √2 टाइम्स ही आएगा, गलत दिया हुआ है इसमें। तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 43 का आंसर है आपका, हाँ सही है, हमारा सही है। √2 टाइम्स मतलब 1.414 टाइम्स। और जो 44 नंबर है वो रिपीटेशन है क्वेश्चन नंबर 21 का, तो मैं आंसर दे दे रहा हूँ डायरेक्टली। तो
तो 43 का आपका हो गया, कोई नहीं आंसर, 43 का कोई नहीं है, 44 का ए हो गया। ठीक है, तो 44 ट्राई कीजिए आप। तो अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, ए बी सी एनालिसिस में ए को हम कैसे देखते हैं। ए की बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन होती है, कहीं ख़त्म तो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए उसमें या तो नो कॉस्ट रखते हैं, बहुत लिटिल बहुत थोड़ा सा कॉस्ट नहीं, बहुत थोड़ा सा स्टॉक रखते हैं, या एकदम रखते ही नहीं है। तो इसमें वही एक ही बात की गई, इन्होंने कहा कि वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल, सही है बिल्कुल। फ्रीक्वेंट रिव्यू, सही है। सेफ्टी स्टॉक केप्ट, नहीं ये गलत। देखो इसको इनको इस पर लिखना चाहिए पिन पॉइंट करके कि वेरी लो सेफ्टी स्टॉक रखना चाहिए, या तो वेरी लो रखते हैं या नहीं रखते। तो सेफ्टी स्टॉक केप्ट, ये डायरेक्टली आंसर इस स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ठीक है, ये नहीं लेंगे। तो थर्ड इज गलत है, तीसरा गलत है, पहला सही। तो आंसर हो जाएगा बी आपका, 45 का बी। 46 का करिए, 46 करिए। देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी काम यही कि मिनिमम कॉस्ट दे। दो तीन चीज़ होती हैं, या तो ऑप्टिमम कॉस्ट आंसर में लिखा हो, या मिनिमम कॉस्ट लिखा हो, या तो अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट को होल्डिंग कॉस्ट के बराबर कर दिया गया। तीनों आंसर सही होते हैं हमारे, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल आंसर हमारा होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, उसी पे हम डिराइव करते हैं बेसिकली। तो सी ऑप्शन से मारते हैं, क्योंकि सी ए वाला है हमारे पास सी। और जो 47 क्वेश्चन नंबर रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो 47 आप देख लो, क्वेश्चन देख लो आप। रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो मैं आंसर दे रहा हूँ 47 का। आंसर इज ए। 48 करिए अब। यार क्वेश्चन सेम ही है, फर्जी क्वेश्चन इसमें सारे। आगे मैं ब्रैकेट में रख दो सब कुछ कि व्हेन ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीजेज 4 टाइम बढ़ गई ऑर्डरिंग कॉस्ट, देन EOQ इंक्रीज बाई 2 टाइम्स। 48 का हो जाएगा आपका ए। 48 का ए। 49 करिए, 49। देखो पहला गलत है, अगर आप फिक्स कॉस्ट बढ़ाएंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ेगा। दूसरा है इंक्रीजिंग द वेरिएबल कॉस्ट, अगर ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसमें बढ़ रहा है तो ये भी गलत है। डिक्रीजिंग स्लो ऑफ, ये पता नहीं, रिड्यूस द वेरिएबल कॉस्ट, अगर वी को आप घटाते हैं तो ये वैल्यू बढ़ेगी और इसको घटा देगी। ठीक है, सही है। तो डी आंसर हो जाएगा 49 का डी। 50 नंबर कीजिए। देखो शॉर्टेस्ट, इसमें बोला गया है कि शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम प्रायोरिटाइजेशन रूल क्या होता है। जो शॉर्टेस्ट प्रायोरिटाइजेशन रूल होता है उसमें देखो, जो सबसे कम टाइम पीरियड का होगा ना सबसे पहले करवा देंगे। इसका मतलब क्या, भीड़ कम हो जाएगी आपकी। ठीक है, आप समझ रहे हो नहीं, जो छोटे छोटे काम पहले कर दोगे तो नंबर ऑफ वर्क्स जो रहेंगे वो कम हो जाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको कि इससे क्या होगा, लाइन की लेंथ कम हो जाएगी, सर्वर पर कितने लोग खड़े हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे होगा रिड्यूसिंग अ क्यू साइज इन द फ्रंट ऑफ सर्वर, सही है। रिड्यूसिंग वर्क इन प्रोग्रेस, सही है। रिड्यूसिंग एवरेज फ्लो टाइम ऑफ द जॉब वेटिंग, सही है। तो डी हो जाएगा 50 का डी। 51 कीजिए। जो डिस्काउंटेड जो मॉडल होता है ना, उसमें हम उसमें क्या होता है डिस्काउंट मॉडल की, अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा खरीदेंगे अगर आप, तो कुछ डिस्काउंट मिलता है यूनिट प्राइस पे। तो उससे हम सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। हम टोटल देखते हैं, पहले हम EOQ से वो निकाल लेते हैं वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, और फिर इससे निकालते हैं टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। जिसका कम आ रहा होता है उसको हम टेक ओवर कर लेते हैं, ठीक है, उसको कंसिडर कर लेंगे।
तो तीनों जो कॉस्ट होती है वो कंसिडर करते हैं हम, एनुअल परचेज कॉस्ट, एनुअल ऑर्डर कॉस्ट एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो 51 का सी होना चाहिए, 51 का सी सही है। 52 करिए। जो ABC एनालिसिस है उसमें वाइटल एंड ट्रिवियल कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। इसमें यूजेस वैल्यू के हिसाब से देखते हैं, और जो 3 टर्म्स में क्लासीफाइड करते हैं सही है। तो ओनली 2 इज़ करेक्ट, मतलब कि डी ऑप्शन आ जाएगा 52 का, 52 का डी आ जाएगा, ये सही है। तो मिला लेते हैं एक बार, ADD CD 48 से ADD CD सही है। 53 ट्राई कीजिए। देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बात की है रीऑर्डर लेवल की। देखो रीऑर्डर लेवल हमारा अगर यूक्यू ज़्यादा हो गया ना, मान लो रीऑर्डर लेवल हमारा है 500 रीऑर्डर लेवल है, और हमारा EOQ है 400। 500 रीऑर्डर का मतलब समझ रहे हो आपकी, जब तक EOQ मान लो हमने आज ऑर्डर किया, दो हफ्ते बाद कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, तो 2 हफ्ते में जो खपत होती है, 2 हफ्ते में जो खपत होगी उसको कहते हैं रीऑर्डर लेवल। और मान लो अगर जो 2 हफ्ते में खपत हो रही है वो EOQ से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, EOQ आते ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये आप समझ रहे हो नहीं। इसलिए एक पेंडिंग ऑर्डर पहले से होता है। मान लो हम यहाँ पहुँचे, 500 हमारा रीऑर्डर लेवल है, तो हम इससे पहले 1 वीक पहले ही ऑर्डर दे चुके होंगे इसके लिए कि ये जब नीचे जाए तो दूसरा ऑर्डर आ जाए हमारा, ठीक है। तो एक ऑर्डर के साथ पेंडिंग रहेगा, एटलीस्ट एक ऑर्डर। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो 53 का बी करेक्ट। 54 जो है रिपीटिशन है क्वेश्चन नंबर 21 का, तो आंसर दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली, 54 का डी। 55 कीजिए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसमें सीधे मैं बता दे रहा हूँ क्या आंसर है। 55 का बी आंसर होगा, 55 का बी, ये मुझे याद है। प्यूरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री मीन्स डिस्पोजिंग ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, याद कर लो। 56 ट्राई कीजिए। तो लार्ज साइज इन्वेंट्री किसका साइन है? अगर आप कहीं गए देखने स्टोर में और आपको दिखा बहुत इन्वेंट्री रख रखी है, इसका मतलब क्या है कि बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं है, इनएफिशिएंसी है, ठीक है, बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं कहेंगे इसे ना, इनएफिशिएंसी। 56 का बी, ये तो जनरल नॉलेज क्वेश्चन है सब। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एनुअल ऑर्डर कॉस्ट टू एनुअल कॉस्ट होल्डिंग? देखो यहाँ छूट रहा है, यहाँ एनुअल होल्डिंग कॉस्ट लिखा हुआ है, तो हमने बताया वो कि EOQ पे एनुअल कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इक्वल होती है। मतलब होल्डिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल होती है। आप कुछ भी लगा लो, वीकली लगा लो, एनुअल लगा लो, मंथली लगा लो, ठीक, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर इक्वल है तो रेशियो बनाएगा। तो 57 का डी। 58 करिए, 58। फिर अगर इसमें कुछ नहीं, 10,000 दिया हुआ ऊपर और आपका सेलिंग दिया है 15, वेरिएबल दिया है 10, तो 5 आ जाएगा, 2,000 आंसर आ जाएगा। 58 का ए। 59 कीजिए। नंबर ट्राई कीजिए। ABC इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स, द आइटम ABC रिस्पेक्टिवली रिफर्ड टू। यहाँ सिंपल है, ABC है तो ABC जो हाई स्टॉक होता है A, B मॉडरेट, C लो, तो 59 का A हो जाएगा। 60 नंबर कीजिए। 60 नंबर कीजिए। 59 A है, 58 A है, 60 नंबर ट्राई कीजिए। अगेन सेम क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट, इसमें यही आता है, एक ही क्वेश्चन के पास सही लगता है। 1 लाख है, 200 माइनस 100 करोगे, ये हो जाएगा, ये गया, 1,000 आंसर आ जाएगा। आंसर इज 1000। 60 का ए।
61 ट्राई कीजिए। 61 फर्जी क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाए ना, ये मत करना ऐसे। ये क्वेश्चन बस टाइम खाने के लिए आते हैं, तुरंत छोड़ना देखते ही। मैं करवा दे रहा हूँ, अलग बात है वो, मैं करवा दूँगा आपको। देखो ये आपका आएगा वेट इतना करने पे, और समझाता हूँ क्या है। देखो ये है वॉल्यूम आपका, पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू एल वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी किया तो मास हो गया, इंटू जी से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया वेट आपका। तो वेट आपका क्या आएगा, मैं डायरेक्टली देख रहा हूँ आंसर, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन करने का मतलब नहीं, पेपर में आ जाए ना छोड़ देना इसको तुरंत, उसी में समझदारी है। कौन सा है, 61 है ना, तो आपका वेट आता है 2.4 न्यूटन। 2.4 न्यूटन वेट आ गया। तो एक चीज़ देख लो इसमें, फैक्ट देखो कुछ ऐसा ट्रिक भी नहीं दिया ना कि ऑप्शन देख के आंसर लग जाए, वैसा नहीं दिया इन्होंने। लेबर कॉस्ट है 2 रुपीज़ पर आवर, और 90 मिनट के लिए कर रहे हैं तो 1.5 घंटा हो गया, तो 3 रुपये लेबर कॉस्ट हो गई। 3 रुपये लेबर कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड आर 50% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, मतलब 1.5 रुपीज़ हो जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड, प्लस प्लस ये आएगा यहाँ पे, मतलब 4.5 प्लस आपका 1.625 पर न्यूटन दिया हुआ है, तो 2.4 में अगर 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए। ये आएगा अराउंड 3 के आसपास आएगा, 3। ठीक है, 3 नहीं 4 आएगा, 4। तो 8.5 के आसपास आना चाहिए, तो आंसर आपका 8.4 होगा। ठीक है, तो 61 का ए, 62 ट्राई कीजिए। सॉल्व करिए इसे, इस बार फर्जी क्वेश्चन है, टाइम जाता है बस ये। 4000 आंसर आएगा। ठीक है, बी 2D C0/CH लगाना है हर जगह। 63 करिए, इसमें क्या पूछ दिया, ब्रेक इवन पूछ दिया, तो अगेन 50,000 अपॉन 10 में 15, 5 5 ये गया 10,000 आंसर आएगा इसका। 63 का डी आएगा। 64 करिए, 58 ए बी डी ए बी डी सही है। 64 करिए, ट्राई 64 नंबर। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला होता है आपका, ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला होता है कितना फिक्स कॉस्ट लगी है अपॉन कितना प्रॉफिट हुआ है। तो आप 4 लाख अपॉन 5 कर दोगे तो 0.8 आंसर आ जाएगा। और फिर इसमें परसेंटेज के बारे में पूछा गया है, तो परसेंटेज में आता है आपका 3% इनपुट प्रॉफिट है अपॉन 1% इनपुट है, तो 3 आ जाएगा आंसर इसमें। परसेंटेज फॉर्म में ये आएगा और वैल्यू फॉर्म में ये आएगा, तो 0.8 एंड 3, 0.8 एंड 3 का ए ऑप्शन है, ए। 64 का ए हो जाएगा। 65 कीजिए, इसमें फिर ब्रेक पॉइंट पूछा हुआ, तो 5000 अपॉन 30 माइनस 20 10, 500 आंसर आ जाएगा। 65 का सी। 66 रिपीटिशन है 48 क्वेश्चन नंबर का, तो इसका आंसर आपका दे दे रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा। 68 क्वेश्चन नंबर करिए, 68।
देयर ऑर्डरिंग कॉस्ट इन्होंने नहीं, जो डिमांड इन्होंने दी हुई है वीकली दी है, तो हम इसको ईयरली कन्वर्ट कर लेंगे। तो 52 वीक्स होते हैं हमारे एक ईयर में, तो 52 इंटू ए हो जाएगा। आफ्टर दैट ए दिया है, मतलब बी दिया है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और अपॉन नीचे सी दिया है पर मंथ, तो इसको भी हम ईयरली कन्वर्ट करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक चीज़ सीख लो कि सब कुछ सेम डायमेंशन में होना चाहिए, सब सेम यूनिट में, या तो आप मंथली कर लो, या तो ईयरली कर लो, या तो वीकली कर लो। तो हमने यहाँ सबसे सुटेबल मुझे लगा ईयरली करना, तो ईयरली मैंने चेंज कर दिया। तो अब आप बस कैलकुलेट कर लो। 2 से ये गया 6 से 52 जाएगा, कितना आएगा 8 के ऊपर आएगा, तो 8.7 ए बी अपॉन सी, 8.7 ए बी अपॉन सी, तो बी आंसर आ जाएगा बी। ओके, तो 67 का बी आएगा। 68 कीजिए। तो जो 67 में सी कैटेगरी जो होती है, मतलब जैसे आप कार बना रहे हो, तो ए हो गया आपका इंजन, और सी हो गया आपका नट बोल्ट्स, और बी हो गया आपके छोटे पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स। तो सी बोल्ट्स की कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होती है, रिस्क बहुत कम वैल्यू होती है, रिस्क बहुत कम होता है। क्या इसमें रिस्क रहेगा यार, मिल ही जाएगा, ख़त्म तो होगा नहीं। तो यहाँ बात हम सेफ्टी पर्पस नहीं कर रहे हैं कि टूटेगा नहीं टूटेगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं ख़त्म होगा कि नहीं होगा, इन्वेंट्री की बात की जा रही है। तो लो रिस्क होता है, लो वैल्यू लो रिस्क, डी आंसर। 68 का डी। 69 कीजिए। देखो यार, इसमें उन्होंने दिया था, सप्लाई दी हुई थी एवरी मंडे मतलब वीकली हो गया, तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया ईयरली में। और जो कैरिंग कॉस्ट दी हुई है पर ईयर दी हुई, तो वो सेम रहेगा। तो आप बस इसको कैलकुलेट कीजिए, ये गया ये गया। चार सौ पाँच रूट 26 आएगा। तो इसमें आंसर आपको क्या आना चाहिए? कहीं गलती नहीं हो गई यार, कहीं गलती ही हुई है। बाई 5 भी है ना, तो आपका ये आंसर अबाउट हुआ जाएगा 5 पॉइंट कुछ आएगा, और ये वैल्यू आपकी सॉल्व करने पे आएगी 2.23 के आसपास, मतलब कि 912 के आसपास आएगा, 912। तो 912 यूनिट पर ऑर्डर, तो बी और डी मिल रहा है। और दूसरा क्या पूछा हुआ, टोटल ऑप्टिमम कॉस्ट, तो 50 रुपये का है, 400 मंगा रहे हैं, तो 20,000 तो यही हो गया है, 20,000 ज़्यादा ही आएगा। तो बी ऑप्शन 20,000 ज़्यादा है, ठीक है, 20,000 से कम तो नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा बी, 69 का बी। 70 कीजिए।
ये जो 70 नंबर क्वेश्चन है यार, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है, ये पता नहीं कहाँ से सिलेबस में डाल के पूछ रहे हैं, अलग बात है, लेकिन करते हैं जुगाड़ इसका भी कुछ। देखो ये 5 टाइम्स है, ठीक है, तो आपकी जो टर्नओवर है 8 लाख इज़ 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ गुड। तो कॉस्ट आपकी गुड की कितनी हो जाएगी, 1,60,000 डिवाइड कर देंगे ना 5 से, ठीक है। तो इफ़ द इन्वेंट्री टर्नओवर इम्प्रूव टू 8 टाइम्स, अगर 8 टाइम्स टर्नओवर हो गया विद द कॉस्ट ऑफ गुड रिमेंस सेम, ये सेम है, 8 टाइम कॉस्ट हो गया, अ सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ फंड इज आइदर रिलीज्ड और गेट। तो कैसे होगा यार ये आप में से कोई करके बताइएगा, या मेरे पास दूसरी बुक है उसमें सॉल्व किया हुआ है इसे, उसमें देख लेता हूँ इसे। देखो यहाँ आया था, आपका कॉस्ट आया था 1,60,000, ठीक है। तो अब इनका कहना है इफ़ द टर्नओवर इज इम्प्रूव टू 8 टाइम्स विद द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिमेन सेम, मतलब 8 लाख सेम रह गया, 8 लाख सेम रह गया, लेकिन 8 लाख सेम रह गया। अब हमें चेक करना है अब कॉस्ट क्या है, तो 8 लाख में अब 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 1 लाख, इसका मतलब 60,000 निकाल लिए गए हैं, 60,000 निकाल लिए गए, रिलीज़ हो गया 60,000। 70 का सी आएगा नहीं, हाँ सी। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये कि अगर 5 टाइम टर्नओवर है तो 1,60,000 का माल लगा हुआ है, अगर 8 टाइम टर्नओवर है, 8 टाइम टर्नओवर है और टर्नओवर आपका 8 लाख है, इसका मतलब 1 लाख का माल लगा हुआ है, मतलब 1,60,000 पहले लगा हुआ था, अब 1 लाख हो गया तो 60,000 निकाल लिया गया है, ठीक है। 60,000 रिलीज, तो 70 का सी हो जाएगा, 70 का सी हो जाएगा, 71 कीजिए। सेवेंटी वन ट्राई कीजिए। जिन्होंने 60 लाख का सामान 6 लाख का सामान बेचा हुआ है और 90% क्रेडिट पे है, क्रेडिट मतलब कि उधारी ले गए लोग 90%, तो आपका और रिसीवेबल टर्नओवर वाज फाउंड 5, मतलब 5 बार में रिकवर कर रहे हैं, तो 60 लाख में आप डिवाइड कर दो 5 से, ठीक है। तो कितना आएगा, 1,20,000 आ जाएगा। तो एवरेज कलेक्शन रिसीवेबल आएगा 1,20,000 और एवरेज कलेक्शन डे जो आएगा, कलेक्शन पीरियड 365 दिन है, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 7 35 3 73, तो 73 डेज एंड 1,20,000 रिसीवेबल पेमेंट। डी आना चाहिए 71 का, 71 का कुछ आंसर नहीं है, सॉल्व 71 का डी आना चाहिए यार, रुक जाओ देखता हूँ मैं। नहीं एक मिनट, लोग 90% ले गए क्रेडिट पर, 90%, तो 0.9 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा, फिर ये करेंगे तो आपका आएगा 1,08,000 आएगा, तो 1,08,000, ठीक है। तो 71 में 71 क्वेश्चन में 73 डेज एंड 1,08,000, मतलब कि बी। ये आप समझे कि नहीं, 6 लाख का माल बिका है जिसमें कि 90% क्रेडिट पे गया है, 90% क्रेडिट गया है मतलब कि 5,40,000 का माल उधारी पे गया है, और ये 5 बार में रिटर्न होता है, ठीक है, 5 बार में, तो 5 बार रिटर्न हो रहा है 5,40,000, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1,08,000 आ जाएगा, वो 1,08 लाख रिसीवेबल पेमेंट आ जाएगी। और नंबर ऑफ डेज अगर आप देखें तो 5 बार मांगने गया होगा आदमी, तो 365 डेज में, तो फिर 365 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो वो आंसर आ जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं। तो बी आएगा आंसर, आंसर इज़ बी। मिनट हो गया, बड़ा कचरा टाइप हो गया। 71 का बी, 72 ट्राई कीजिए। सेवेंटी टू नंबर ट्राई कीजिए, 72 नंबर। डिमांड आपकी 9,000 पर ईयर है, कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्योरमेंट 108 रुपये है एंड होल्डिंग कॉस्ट 2.4 रुपीज़ है, ठीक है। तो इसे अब सॉल्व करेंगे तो 1 0 ऊपर जाएगा, 2 12
12,9,0,0। तो EOQ आपका 900 आएगा और 9,000 टोटल डिमांड है, तो 900 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टाइम कितने टाइम ऑर्डर करना है 10 हो जाएगा, ठीक है 10, तो 72 का D। ओके, चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। और प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, एंड अपने दोस्तों को बताओ कि हम लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कैसे चल रहे हैं। ओके, एंड थैंक यू अगेन, बाय, ऑल द बेस्ट।